स्वामी जी, मेरा नाम रानू भदौरिया है और मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि मैं एक बात को लेकर बहुत व्यथित हूँ। आज जब मैं समाज का एक घृणित चेहरा देखता हूँ कि समाज में ऐसी क्या विकृति आ गई है कि छोटी छोटी अबोध बालिकाओं के साथ घिनौनी से घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। जैसे निर्भया कांड और भी छोटी छोटी मासूम कन्याओं के साथ इतनी भीभत्स घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और इतने संत महात्मा इस जगत में हैं और वो कोई भी इस बात पर या इस विषय पर कोई चिंतन नहीं कर पाते हैं। बाकी सरकारों का जिम्मेदारी होती है जैसे बिजली, पानी और समाज को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन समाज में इस गिरती हुई स्थिति के लिए, इस गिरती हुई सोच के लिए कौन जिम्मेदार है या फिर इसके कैसे सुधार हो सकते हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने इसमें एक बात कही, वो बात थी कि कोई भी साधु सन्यासी, कोई भी बाबा इस विषय पे कुछ नहीं बोलता। बोलते हैं ना, आपने देखा कि वो आशाराम बापू बोलते हैं, उसे बहन बोल देना चाहिए था, भाई बोल देना चाहिए था, उसे कह देना था भैया आप ये सब क्या कर रहे हैं। असल में नेता और आपके जो सन्यासी हैं, तथाकथित सन्यासी कह रहा हूँ, ये सब लोग एक ही चीज़ को अपना हथियार बनाते हैं, जिस हथियार से ये पब्लिक का शोषण भी करते हैं और जिस हथियार की वजह से ही समाज में विकृतियां पैदा होती हैं, और वो एकमात्र हथियार है नैतिकता। ये सब नैतिक बातें करेंगे और आप कहते हो कि समाज इस विषय पे कुछ कर नहीं रहा। कर तो रहा है। पहले 7 साल की सजा होती थी, अब 10 की करी, फिर फांसी कर दी। अभी और 2-4 ऐसे केस हो जाएंगे तो 2 बार फांसी कर देंगे। पहले एक बार चढ़ाओ, तो उतारो, फिर दोबारा लटका दो। क्योंकि भारत देश तो मानता है आदमी की आत्मा भी होती है। गर्दन टांग देने से तो शरीर मरता है, आत्मा तो रह जाती है। तो आत्मा को भी मारने के उपाय करेंगे ये लोग, 2 बार टाल देंगे, और फिर भी अगर चालू रहा तो 3 बार 4 बार संख्या बढ़ेगी। ये सारे लोग एक बात पे सहमत होंगे कि जो ये कृत्य करता है उसे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। सब सहमत होंगे। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा मानना यह है कि ये एक ऐसे विषय होते हैं, कोई भी, जिसकी तह तक जाने की जरूरत होती कि आखिर ये घटनाएं घटती क्यों हैं। हमें पेड़ों के संबंध में सीधा सा ज्ञान दिया जाता है कि यदि पेड़ के पत्ते झड़ने लगें, पेड़ सूखने लगे, तो उसके जड़ में पानी देना चाहिए। समाज की व्यवस्थाओं में इस तरीके की कुरीतियां अगर जन्म लेने लगें तो हमें समाज का पुनर्विश्लेषण करने की जरूरत होती है, पुनर्विश्लेषण। लेकिन कोई भी पुनर्विश्लेषण करने को तैयार नहीं है। अभी मैं कर रहा हूं ये बात, आदमी मेरे ऊपर विश्लेषण आरंभ कर देगा, देर नहीं करेगा। वो मेरे ऊपर विश्लेषण आरंभ कर देगा, ये गलत बोल रहा है, ये तो दुष्ट है, ये सन्यासी नहीं है, सन्यासी के नाम पे कलंक है। चलो, कलंक के मुंह से ही कलंक की बात सुन लो। लोहा लोहे को काटता है तो कलंक ही कलंक को मिटाएगा। मुझे कलंक मान लो, मैं तुम्हारे समाज का कलंक मिटा रहा हूं। लेकिन बात थोड़ी सी कहूंगा, और वो बात कहने वाली है कि क्या कारण है कि निर्भया के साथ निर्भया की हत्या हुई, लेकिन आज तक निर्भया बलात्कार कांड लिखा जाता है, निर्भया हत्याकांड नहीं लिखा जाता। क्या कारण है? हमारा कंसंट्रेट सेक्स के ऊपर इतना क्यों है? दूसरी चीज, बलात्कार
हुआ, उसके बाद हत्या हुई, उसके शरीर के साथ बहुत विभत्स तरीके से जो है वो लोगों ने अत्याचार किया, लेकिन फिर भी सिर्फ एक और एक बात कही गई कि बलात्कार हुआ। थोड़ी सी मेरा मानना है कि हमें उस घटना पे विश्लेषण करना चाहिए। थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, जैसा मैंने सुना, जैसा आपने सुना। हो सकता है मैं थोड़ा सा भटक जाऊं तो मुझे बता देना आप लोग कि घटना क्या। घटना ऐसी है कि वो लड़का जिसने ये अंजाम दिया, जिसने इस विवश कार्य को अंजाम दिया, वो कंडक्टर था। कंडक्टर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो निम्न परिवार से या गरीब परिवार से आया और अपनी रोजी रोटी के लिए, जीवन यापन करने के लिए वो कंडक्टरी का काम करता था। तो पहली घटना थी कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से अपनी वो चेज कर रहा था। समाज में लोगों को पहला काम है, समाज की पहली परिभाषा है, समाज हम उसे कहते हैं जिसमें सिक्योरिटी प्रदान हो। आर्थिक सुरक्षा जिस समाज में प्रदान होती है उसे हम सभ्य समाज की श्रेणी में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आर्थिक समस्या से भी चेज कर रहा था। तो पहला उसको दबाव था आर्थिक समस्या का। फिर दूसरी चीज थी कि शाम के वक्त वो थका हारा, जरूरत से ज्यादा काम लिया जाता है। भाई सामान्य व्यक्ति को 8 घंटे कार्य करना चाहिए, वो ड्राइवर सुबह 6 बजे से निकलते हैं, रात के 12 बजे तक काम करते हैं, ठीक है। ओवर प्रेशर काम ये भी था। इसकी थकान की वजह से उसने शराब पी। शराब क्या काम करती है उसको भी समझ लें। शराब आपको तोहफे में जो है वो बलात्कार करने का ज्ञान नहीं देती। शराब पी के कहीं आकाशवाणियां नहीं होने लगती हैं कि अब तुम इस तरीके के कार्य करो। शराब को व्यर्थ में बदनाम किया जाना गलत है। शराब सिर्फ एक काम करती है कि आपकी इंद्रियों की जो पकड़ है आपके शरीर पे उसको हल्का कर देती है, या ऐसा कह लो कि आपका मस्तिष्क जो इंद्रियों पे कंट्रोल करके चलता है उसका फिर बहुत कंट्रोल नहीं रह जाता। आदमी जब सभी इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं तो आदमी शराब पीने के बाद वही हरकत दिखाता है जिस चीज से वो दमित होता है, ठीक है। जैसे एक आदमी पड़ोसी से नाराज है, कुछ कह नहीं पा रहा, दिन भर तो नमस्कार करता है, लेकिन एक दिन शराब पी लेता, फिर पड़ोसी की सारा माँ बहन कर देता है, ठीक है। तो इंद्रियों के ऊपर दिमाग की पकड़ खत्म होती है, ये शराब काम करता है। तो पहला काम उसके ऊपर जो था वो एक सोशल प्रेशर था जिसमें उसे पैसा कमाना था घर बार के लिए। दूसरा उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम का लोड। तो हमारे सरकारी डिपार्टमेंटों पे इस पे काम देना चाहिए, करना चाहिए कि इतना लोड क्यों एक व्यक्ति के ऊपर। तो तीसरी उसके ऊपर था कि उसने शराब पी हुई थी। चौथा ये भी घटना सुनने में आई कि मोबाइल में वो ब्लू फिल्म्स देख रहा था। मैं ब्लू फिल्म को अपराध नहीं मानता, मैं देखने को अपराध नहीं मानता, लेकिन उसके पीछे से जो मनोवृत्तियां हैं उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं समाज में सेक्स का ऐसा दमन है कि जिसकी वजह से उसको इस तरीके से पोर्नोग्राफी के माध्यम से अपने सेक्स को संतुष्टि देनी पड़ रही थी। तो उसके 4 रोग एक्टिव थे, ठीक है, 4 रोग। अब उसके ऊपर फिर और रोग, फिर वो दोनों लड़के लड़कियां आते हैं, बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद वो आपस में आलिंगन या कुछ चुम्बन करते हैं। मैं उनको भी गलत नहीं मानता, लेकिन उनको देख के उसके अंदर जो चीज आई वो थी ये बाबाओं जी की सिखाई गई नैतिकता, ये बाबा लोगों की सिखाई गई नैतिकता। भैया सही से बैठो। वो उसके अंदर एक बाबा जी भी घुसे हुए थे। तो 4 प्रेशर शोषण थे, 5वां उस शोषण के ऊपर कब्जा करने वाला नैतिक भी था। उसने कहा कि भाई तू अपना काम कर, हम जैसे बैठे तुझे क्या लेना देना। वहां पे उसका ईगो हर्ट कर गया। तो 4 रोग के ऊपर 5वां रोग आया। 5 रोग हुए, मतलब सिर्फ बलात्कार नहीं, बलात्कार एक कारण से नहीं हुआ, सिर्फ सेक्स एक केस नहीं था। अगर सेक्स बलात्कार है तो हर घर में बलात्कार चल रहे हैं,
ये जितने मकान देखते हो सब बलात्कारी के अड्डे हैं। सही। अगर सेक्स बलात्कार है तो 5 रोग इकट्ठे हो गए थे। फिर उस लड़के ने जब उसकी बात नहीं मानी तो उसको इंसल्ट फील कराया। तो ऐसे में उन लोगों के बीच जो चीज शुरू हुई वो चीज इन 5 रोगों से मिला जुला स्वरूप। यही नैतिक व्यक्ति इसे समझा रहा था कि तुम सभ्यता से बैठो, लेकिन नैतिक क्योंकि ऊपर का पर्दा है, वो सच्चा धार्मिक तो है नहीं जो अंदर और बाहर एक जैसा होता है। नैतिक तो ऊपर कुछ चेहरा लगा लेता है, पीछे कुछ और होता है। तो फिर वो नैतिकता गई जिसको बोलते हैं ना तेल लेने, तो नैतिकता गई तेल लेने और उसके पीछे का आदमी निकल आया। वो नैतिक दबाव का ही परिणाम है। तो 5-6 लोगों ने मिलके इस तरीके की चीज की कि उसके साथ रेप हुआ। अब रेप होते होते एक चीज और हुई। रेप होते होते एक चीज ये हुई कि लड़की ने कहा मैं तेरी पुलिस में शिकायत करूंगी। ऐसा ही होते हम शिकायत कर देंगे, तुझे अंदर करवाएंगे। स्वामी जी, एक लड़की भी थोड़ा डिप्लोमेटिकली बात करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको पूरा कर लूं फिर आपकी बात दूंगा। तो इसमें 5-6 ये सब चीजें रोग काम कर रहे थे। फिर लड़की का ये कि मैं पुलिस में तुझे दे दूंगी। अब पुलिस में देगी तो क्या कि भाई 10 साल की सजा होगी। उस समय तो 10 साल की चलो सजा थी, 10 साल की सजा हो जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल प्रेशर आया और फिर शुरू हुआ इस हद तक उसको अत्याचार करना कि मार दिया जाए। उन्होंने तो अपने तरीके से मार ही दिया था, मार के ही फेंका था। तो इतने सारी चीजें मिलके ये कांड होता है, लेकिन इसको केवल बलात्कार कांड दिया जाता है। ये समाज का एक गंदा चेहरा है जो इसमें भी सिर्फ बलात्कार देख रहा है। जैसे एक घर में एक छोटे से बच्चे को आप अभी 2 साल का 3 साल का हो, बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा आपके सामने लाया जाए, आप कहेंगे वाह क्या बच्चा है। लेकिन वही बच्चा नंगा ले आया जाए तो आप उसकी खूबसूरती भूल जाएंगे। नंगा, वो देख नंगा, हाय नंगा, वो खूबसूरत नहीं है, अब वो प्यारा नहीं है, अब उसको टाफी नहीं दी जा सकती, अब उसको नंगा टोका जाएगा। हमने सेक्स को चारों तरफ से इतना दमित किया है, इतना दबाया है कि कहीं ना कहीं लौट फेर के एक स्त्री के खिलाफ जब अत्याचार की बात आती है तो वो बलात्कार जैसी घटनाओं के रूप में ही आती। हम गाली भी देते हैं तो मां की गाली देते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था कि थोड़ी सी पुरुषों के ऊपर गाली बनी चाहिए, तेरे बाप का, तेरे भाई का, ऐसी गालियां होनी चाहिए। बराबरी के अधिकार हैं तो क्या केवल स्त्री बराबरी की मांग करे? मैं मांग करता हूं, कृपा करके गाली देने वाले कुछ हम पुरुषों के ऊपर भी गालियां बनाओ, थोड़ी सी अच्छी गालियां बनाओ, तो कम से कम वही अधिकार मांगती रहती यार, हम भी अधिकार थोड़ा मांग लें और कम से कम गाली हमें भी दो। लेकिन हमें मां की मत दो यार, हमें बहन की मत दो यार, हमें मेरे बाप की दो, मेरे भाई की दो। मुझे थोड़ा लगेगा कि एक कम से कम न्याय संगत बात है। स्त्रियां इतने अधिकारों की मांग करती। खैर, कहने का अर्थ यह है कि स्त्री को हमने केवल और केवल सेक्स से जोड़ के जिस तरीके से देखा है और जिया है, तो कहीं ना कहीं ये बलात्कार की घटना जो है वो समाज में जन्म लेती है। लेकिन और भी कुछ पहलू हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले उसका प्रश्न लेते हैं। क्या प्रश्न है? मैं बोल रहा था कि एक बाबा ने बोला था कि भैया बोल के संबोधित किया तो थोड़ा शांत हो जाता लोग। तो ऐसा मुझे भी सही लग रहा था, थोड़ा डिप्लोमेटिकली बात किया तो बंदा शांत हो जाता। तो रेप करने में इतना गिल्ट फ्री रेप किया ना, बहुत बदतमीजी। देखो, पहली बात यह है कि आपको ये डिप्लोमेटिकली बात सही लगेगी, लेकिन मैं बताऊं कि आपको कोई मारता है तो आपके 2 रिएक्शन होते हैं। यदि आपको पता लग गया कि ये ताकतवर है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ताकतवर को वो डिप्लोमेटिकली डील कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता लगे कि एक जस्टिस भी एक चीज होती है, एक न्याय भी एक चीज होती है, तो आप ये कहोगे भैया देखो हम पुलिस को शिकायत कर देंगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? वो भी डिप्लोमेटिक ही होना है। लेकिन यहां बात इस चीज की नहीं हो रही कि एक लड़की डिप्लोमेटिक होकर बलात्कार बचा ले।
यहां बात इस चीज की हो रही है कि ये स्त्री बीभत्स घटनाएं किस वजह से होती हैं। दूसरी चीज आप देखो कि जब से ये ऐसा कर दिया गया है कि रेप की सजा फांसी है, बलात्कार कई गुना बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? और बलात्कार के बाद हत्याएं बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? थोड़ा समझना। पहले भी बलात्कार होते थे, ऐसा नहीं है कि बलात्कारों की कोई संख्या बढ़ गई, लेकिन दो बातें बढ़ी। एक तो बलात्कार के बाद जो हत्या बढ़ी वो इसलिए बढ़ी कि अब फांसी हो सकती तो साले को फिर देख ही लो, फिर पूरे ही मार डालो। तो जब मर गए तो खोजबीन में पाया बलात्कार भी था, तो एक तो इसके कारण संख्या बढ़ गई। दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेके और पुरुषों को हम बदला ले सकते हैं इजीली। अब जरा समाज में माहौल है ना, स्त्रियां भी, क्या मुझे मालूम है, स्त्रियां भी शोषण करती हैं इस बात को लेके। हम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा देंगे, तुमने छेड़ा। मुझे लग रहा है कि तो इस वजह से घटनाएं, क्योंकि हम घटनाओं को बढ़ता किस वजह से देखेंगे कि पुलिस के पास कितनी कंप्लेंट्स गई। तो दोनों ही केसेस में जब हत्या हो गई तो कंप्लेंट जानी है, और दूसरी हत्या ना हुई तो उनकी तरफ से भी कंप्लेंट जानी है कि जिनको हुआ। और बहुत से मामले तो छेड़े गए लेकिन बलात्कार के रूप में भी बढ़ा चढ़ा के लिख दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी कानून जब सख्त होता है तो उसके पीछे उसको गलत तरीके से उपयोग करने वाले पैदा होते हैं। अभी आप किसी, जैसे कि आप जुर्माना बढ़ा दीजिए किसी केस में, मान लो आपकी चालान होता है, बाइक का चालान होता है, आप हेलमेट नहीं लगाए, आपका चालान होता है, अभी इस पे जुर्माना बढ़ा दो, 5,000 कर दो, तो तुम क्या सोचते हो 5,000 कर देने से लोग जुर्माना देंगे? जो पुलिस वाला आज 100 रुपए दे के राजी हो जाता है वो अब फिर 1,000 से राजी होगा, क्योंकि अब वो कहेगा 5,000 जा रहे हैं। तो इसलिए जब जब हम ऐसा करेंगे कि नियमों में सख्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज में भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देंगे। अभी नीरव मोदी वाला कांड हुआ, 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ रुपए लेके चला गया, तो वो कह रहे हैं नियम और सख्त किए जाने चाहिए। अरे भाई, पहले के जो नियम थे वही फॉलो कर लेते। अब बाद वाला तो सख्त क्या करोगे, वो पहले वाला फॉलो कर लेते। अब सख्त तुम क्या करोगे? ये करोगे कि नीरव मोदी को पकड़ के लाएंगे और हम उसको 2 बार फांसी देंगे। तुम सख्ती यही कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। सख्ती नहीं, इंप्लीमेंट करने वाले लोग। सोसाइटी जो है वो जिन आधारों पे खड़ी है उन सभी आधारों की गलतियां होती। मां के पेट से कोई बलात्कारी पैदा नहीं होता, हमारे सामाजिक व्यवस्था में कोई बलात्कारी हो जाता है। हमें अपनी समाज की व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए। लड़का और लड़की में बीच में बहुत नफरतें भरा हुआ है, रेस्पेक्ट नहीं है, तो इस वजह से बलात्कार भी अलग गिल्ट फ्री कर पा रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, ये बात तुमने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि लड़का लड़की के बीच में जो है बहुत भेद हो गया। भेद कहां से आया? अब इस बात पे बात करूंगा, अभी सारी महिलाएं मेरे खिलाफ हो जाएंगी, जबकि मैं कई बार उठा चुका हूं इस बात को। महिलाओं में जो अपनी फ्रीडम को लेके मांग उठी, जिसकी वजह से आज महिला पुरुष नंबर 2 हो चुकी है, वो कारण है स्त्री और पुरुष के बीच दरार का कारण। एक जमाना था कि स्त्री अपनी सौम्यता के लिए पहचानी जाती थी, आज तो स्त्री पहचानी वही जाती है जो जितनी मां बहन कर सके। अभी भी देखो, हम अभी भी पुरुषवादी समाज, तुम क्या समझते हो कि इसका भी कारण है? इसने पहले तो महिलाओं को दबाया, आज जब महिलाएं अधिकार मांगती हैं तो यही समाज अधिकार देता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। अभी तुम एक वीडियो डालो, एक लड़की को एक लड़के ने पीटा, वो वीडियो लोग कहेंगे बहुत गंदा लड़का था। फिर एक वीडियो डालो, एक लड़की ने एक लड़के को पीटा, अभी लोग कहेंगे बहुत बहादुर लड़की थी। जबकि दोनों लोगों के बीच एक न्याय प्रक्रिया के तहत बात कह रहा हूं, न्याय प्रक्रिया के तहत दोनों ही ह्यूमन बीइंग हैं और अपराध एक घट रहा है और वो है पीटना। तो लड़के ने पीटा वो भी गलत है, लड़की ने पीटा वो भी गलत होना चाहिए।
लेकिन हम सामाजिक व्यवस्था में अभी भी लड़की को चढ़ाने की तरफ लगते हैं, और जब हम उसको बढ़ाने की तरफ लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में मैत्री नहीं आती, दरार आती है। दो हस्बैंड वाइफ जो दोनों वर्किंग हैं, उनके बीच बहुत कम संभावना है कि उनके बीच उस ढंग का प्रेम बढ़े जिस ढंग का परिवार के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि कहीं ना कहीं उन दोनों के अपने अपने ईगो सेटिस्फेक्शन करने की इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि परिवार विखंडित होता है। बहुत रेयर ऑफ दी रेयर कुछ लोग मिलेंगे, बड़े समझदार मिल जाएंगे जहां दोनों लोग भी काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अपवाद नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो दोनों कमाने वाले लेकिन बहुत अच्छे, लेकिन जहां पे ईगो की बात आ जाती है, एक दूसरे से ऊंचा दिखा देने की बात आती है, वहीं पे सब नष्ट हो जाता है। अभी एंकरेज भी कर रहे हैं लड़कियों को, मतलब काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में हम सब आज भारतीय होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन काम हम अभी भी सब पश्चिमी करते हैं। हम सारे काम पश्चिमी कर रहे हैं। पश्चिम में जिन देशों में संख्या कम है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या दोनों की कम है, वहां पे वो अपने देश की उन्नति के लिए दोनों को काम की बात सिखाते हैं, क्योंकि दोनों करेंगे, चलो बाहर के लोग आके करते हैं तो पैसा जाता है, तो देश के ही लोग करें तो वो अच्छी बात है। हमारे देश में तो जनसंख्या इतनी है कि अगर लड़कियां भी और लड़के भी सब रोजगार मानने लगे, आज बेरोजगारों की संख्या ज्यादा कैसे हो गई? क्योंकि अब लड़की भी पढ़ी लड़का भी पढ़ी, दोनों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, तो उससे पता लगता है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। अब देखो यहां पे मामला यह है कि शादी होती है तो एक पढ़ा लिखा लड़का पढ़ी लिखी लड़की शादी कर लेता है, उनका तो वेल सेटल, और एक तरफ गरीब, दोनों रिक्शे वाले और कुछ भी नहीं। समाज में असमानता पैदा हो रही है। अगर समानता लानी है तो समानता में पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान हो, तब समानता होती है। जैसे पढ़ी लिखी लड़की को, पैसे कमाने वाली लड़की को एक रिक्शे वाले से शादी करनी चाहिए, एक पैसा कमाने वाले लड़के को एक गरीब लड़की से शादी करनी चाहिए, तो थोड़ी सी समानता आएगी। असमानता तब है जब दोनों एक ही तरीके के चीजें टकरा रही हैं। तो लड़कियों को काम करना चाहिए, या तो बहुत नेसेसरी हो या तो बहुत जरूरी हो तो काम करें। अब किसी घर में लड़के ही सब है तो मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं काम ना करें, वो कर सकती। हाँ आप बोलें। अभी जैसे आपने निर्भया के लिए बात की, उसने कहा होगा मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, उसके दोस्त ने कहा होगा हम ये बिल्कुल करेंगे, यही हम कहते वो हैं करेंगे। यार। हाँ एक 8 साल की या 10 साल की बच्ची ये कैसे कहेगी कि वो कहीं कंप्लेन कर देगी? उसको तो पता भी नहीं है ना कंप्लेन कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उसके साथ जब कुछ ऐसा होता है। हाँ वो भी समझने वाली बात है। 8-10 साल की लड़की के साथ जब कोई केस होता है इस तरीके का कि उठा ले गए, तो निश्चित ही वो सेक्सुअल एब्यूज है, सेक्स से संबंधित कांड है, वो सेक्स से पैदा हुआ। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं उठाऊंगा तो थोड़ी सी आपत्तिजनक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी उठाता हूं। उनमें उन लड़कियों की जिम्मेदारी है जो, जैसे कि छोटे कपड़े और बड़े कपड़ों पे बात चलती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी छोटे कपड़े बड़े पहनने, इसका सेक्स से कोई लेना, बलात्कार से कोई लेना देना है? निश्चित ही इनका भी बलात्कार से लेना देना है, लेकिन इस पे एक लंबी चर्चा करो तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि इनका बलात्कार से लेना देना है। कैसे? मुझे कनॉट प्लेस में पेशाब आई। अब मैं कनॉट प्लेस में, क्योंकि इमारतें हैं, पुलिस खड़ी हुई है, पकड़ जाऊंगा तो मैं पेशाब नहीं कर सकता, तो मैं कोने तलाशता हूं कि कहां मैं कर दूं जहां पकड़ा ना जाऊं। करते नहीं करते? जस्ट लाइक सेक्स। कनॉट प्लेस में एक बढ़िया सी खूबसूरत सी लड़की को देख के किसी का सेक्स का विचार जगा, और वो कहीं ना कहीं उस चीज को जीना चाहता है। कनॉट प्लेस से ही मतलब आप कहना चाहते हैं कि सोच, बुद्धि, उसके आगे सब कुछ खत्म हो गया, उस एक विचार के आगे बिल्कुल खत्म होता है। मैं इस बात का बिल्कुल कह सकता हूं। अभी हम लोगों को इस बात पे और खोज करनी पड़ेगी कि आदमी के ऊपर कुछ जैविक दबाव इतने ज्यादा
सघन होते हैं कि वहां पे बाकी सब चीजें छोटी हो जाती है। तुम्हारी नैतिकता साइड में रखी रहती है, सारी नैतिकता साइड में रखी रहती है। भूख लगती है, भूख लगती है। लोगों ने अपने रिश्तेदारों की लाशें खाई हैं। क्या रिश्तेदारों की लाशें खाना कोई नैतिक कृत्य है? मैं तुमसे पूछता हूं, मैं पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ अभी भूख से संबंधित जवाब दो। नहीं। तो सेक्स की भी इतनी ही बुरी हालत होती है। हाँ, अब सेक्स के लिए मास्टरबेशन भी करते हैं, उपाय है, कर सकते हैं। मास्टरबेशन जब कोई व्यक्ति करता है तो तुम्हारे ही देश में तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही बाबा मास्टरबेशन को भी गलत बताते हैं। वो मास्टरबेशन करते वक्त भी गिल्ट फील करता है और उसके यार दोस्त और उसके निकट के लोग समझाते हैं कि इसमें कोई मजा नहीं है, मास्टरबेशन नहीं है, तो असलियत में कुछ हो तो बात हो। असलियत में फिर एक और तरीका भी है। असलियत में एक आदमी सेक्स के लिए प्रोस्टिट्यूशन के पास भी जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे दिल्ली में जो पुलिस है वो शाम के वक्त सबसे ज़्यादा सक्रिय रेड लाइट एरिया में होती है। इसलिए नहीं होती है कि वहाँ अपराध हो रहे हैं, इसलिए होती है कि लोगों से पकड़ पकड़ के नए लड़के पहुंचेंगे तो उनको डंडा मार मार के उनकी जेब का सारा माल झाड़ लिया जाएगा। ये हो रहा है। मैं तो कई बार इस चीज को उठा चुका हूं कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल एक सिस्टमेटिक ढंग से एक वेबसाइट के माध्यम से होना चाहिए और सरकार उसको हैंडल करे। सरकार उनकी वेश्याओं की जांच कराए कि इन्हें एड्स तो नहीं हो गया। सरकार ये भी जांच करे कि एक दिन में एक ग्राहक से ज्यादा तो नहीं ये टैकल करती हैं। इन सब चीजों का एक आंकड़ा रख सकती है और अच्छे पेमेंट मिले उनको, और जो स्वेच्छा से आना चाहे वो उसमें आ सकती है कार्य में। मैं तो यहां तक सहमत हूं। लेकिन अब तुम्हारा समाज इसके लिए राजी नहीं। तुम्हारा समाज सेक्स के लिए जब बात करेगा तो उसे विवाह ही दिखेगा। फिर एक बात बताएं, विवाह के संबंध में भी वो भी सुन लो, 18 साल से पहले विवाह नहीं कर सकते। सेक्स का कीड़ा तो हमारे अंदर 11-12 साल से शुरू हो जाता है। अब तो और भी हमारा खान पान अच्छा है, 7-8 साल से भी हो सकता है। इतने साल तक अपने दिमाग में एक कीड़ा रख के चलना, और तुम क्या समझते हो कि ये कीड़ा ऐसा है कि एक बार सेक्स कर लिया और खत्म हो गया, 7-8 साल के लिए संतुष्ट हो गया? मैडम, एक व्यक्ति के प्रतिदिन, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन 30 लाख शुक्राणु बनते हैं। हमारे अंदर अगर पेशाब बन जाए एक बाल्टी तो क्या हाल होगा? हम बैठे बैठे निकल जाएगी। 30 लाख शुक्राणु। एक आदमी के स्थिति देखो दिमाग की। अगर आदमियों के दिमाग की जांच करने के लिए यंत्र लगा दो तो 24 घंटे में 18 घंटे वो लड़कियों के कपड़े उतारते रहते हैं। ये हालत है। मैं बोल रहा हूं, सब कहेंगे इसी का चलता होगा दिमाग में। उनके तो नहीं चलता, जबकि सबको पता है चल रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं निश्चित ही ये समाज बलात्कार को बर्दाश्त नहीं करता। मैं भी नहीं करता। बलात्कार नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या ये समाज ट्रेन में स्वेच्छा से एक लड़का लड़की को किस लेते बर्दाश्त करता है? क्या ये समाज हनीप्रीत और बाबा राम रहीम के स्वेच्छा से संबंधों को बर्दाश्त करता है? क्या ये समाज एक लड़की ने किसी लड़के से प्रेम कर लिया, अब उसको नहीं पीटना चाहिए, जाने दिया जाए, बर्दाश्त करता है? अरे तुम्हारे समाज में तो आज स्वेच्छा से एक लड़का और लड़की किसी होटल में कमरा लेके संभोग भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी उन्हें दोस्तों के कमरे चाहिए। तो दोस्तों को क्या चाहिए तुम सोचती हो? पैसे। वो कहते हैं एक राउंड हमें भी। ये बिल्कुल वो बात बोल रहा हूं जो तुम्हारे समाज में होती है। उन्होंने कहा कि बाबा लोग बोलते नहीं, अब एक बाबा ने बोल दिया। अब देख लेना इस बात को किस ढंग से लोग करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमें समाज में, मैं एक छोटी सी घटना कह देना चाहता हूं। अदालत में केस चला। अदालत में इस बात का केस चला कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इस लड़की की हत्या हुई, फांसी चढ़ाओ, इनको सजा दो। दे दिया, चलो दे दिया ना। क्या अदालत का काम केवल सजा सुनाना है या
उस पे शोध करना भी है कि ये घटना क्यों घट रही है। आप बताओ, क्या केस स्टडी तो होंगी। केस स्टडी भी तो एक चीज होती है। केस स्टडी, मैं एक छोटी सी घटना कहूंगा। आज तक मुझे एक ही घटना नजर आई जिस घटना में पहली बार आत्मा की बात की गई। वो घटना बता देता हूं, मैंने और भी एक दो बार बोला। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके अंगरक्षकों ने उसे मारा, सबने देखा, सबने देखा, वो पकड़ गए। भाई होना तो ये चाहिए था फास्ट ट्रैक पे बैठाल के, पकड़े गए हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, इन्होंने मारा, चढ़ा दो। कई साल लग गए, 10-15 साल लग गए इस बात के फैसले में इनको फांसी हो। और 10-15 साल क्यों लगे, उसके पीछे एक छोटा सा कारण था, और वो राम जेठमलानी वकील हैं, उनका कहा हुआ। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि इसने हत्या की, आई एक्सेप्टेड, लेकिन हुजूर हम ये चाहते हैं कि हम इसकी आत्मा तक पहुंचे कि हत्या हुई क्यों। आखिर एक अंगरक्षक को उसी की हत्या क्यों करनी पड़ी जिसके संरक्षक के लिए उसे रखा गया था। ये बहस का विषय बना और ये बहस 17 साल तक चलती रही। दी भाई, अंत में फांसी दी, लेकिन बहुत शोध होके कुछ चीजें निकल के भी आई कि कौन कौन से दबाव होते हैं जिसकी वजह आपको से। लगता है कि हर केस में इतनी केस स्टडी होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही? जो भी ऐसे केस जो समाज को प्रभावित करते हैं और एक नए चिंतन की तरफ सोचने पे मजबूर करते हैं, कम से कम उन केसों में तो होनी चाहिए। हर केस में तो नहीं कह रहा हूं, यहां तो एक केस को निपटाने में सालों लग जाते हैं, अदालतें वैसी भी भरी हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं फिर भी कम से कम केस की आत्मा तक जाना जरूरी है। हम आज छोटी छोटी बातों पे नार्को टेस्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूं बलात्कार के केस के ऊपर। बलात्कार के जितने भी केस के लोग जेलों में हैं, लगभग हिंदुस्तान में 10-20 हजार तो होंगे। हमारा देश महान, इतने तो होने ही चाहिए। तो 10-20 हजार जितने भी हैं, इन सब का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट क्या होता है वो जरा बता दूं आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा समझते नहीं बहुत से लोग। नार्को टेस्ट एक हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया है, सम्मोहन की। उस सम्मोहन की प्रक्रिया में, उस नार्को टेस्ट में उसको कुछ नशे देके, कुछ केमिकल चीजें देके, उसको उस घटना के वक्त क्या चल रहा था पूछा जाता है। जबकि अदालत में नार्को टेस्ट अभी मान्य नहीं है, लेकिन पुलिस इसको बहुत हद तक काम करती है, क्योंकि इससे वो सबूत जुटाने का काम करती है। तो मैं कह रहा हूं छोड़ो सबूत और छोड़ो तुम अदालत में सिद्ध करना, लेकिन अगर 10,000 लोग किया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि जिस समय तुमने बलात्कार किया तुम्हारे मनोदशाएं क्या थीं, आधे घंटे से लेके, आधे घंटे पहले से लेकर और आधे घंटे बाद तक, मैं गारंटी से कहता हूं इससे हमें एक नया चिंतन करने का मौका मिलेगा। एक लड़का, मेरी बात को नार्को टेस्ट से समझ नहीं पाएंगे आप लोग, जो बात कह रहा हूं हर लोगों को लगेगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं कहता हूं छोड़ो, हर लड़के से कह रहा हूं, वैसे तो लड़कियां भी अब शामिल हैं। मास्टरबेट करने से आधे घंटे पहले तुम्हारे अंदर क्या चलता है जरा लिखना शुरू करो। मास्टरबेट करने से पहले तुम्हारे अंदर क्या चलता है, आधे घंटे पहले से क्या क्या भाव भंगिमा होनी शुरू होती हैं, तुम क्या क्या प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। जैसे एक लड़का 8 साल की लड़की से रेप कर देता है, वो ढूंढ रहा है, वो कनाट प्लेस में उसे कोई मिला नहीं तो वो 8 साल की लड़की को पकड़ लेता है। ऐसी मास्टरबेशन करने के लिए माहौल नहीं मिलता, लोग बाथरूम में घुस जाते हैं। मास्टरबेशन पे आधे घंटे का चिंतन करो कि आधे घंटे पहले क्या हो रहा, और मास्टरबेशन के ठीक बाद 10 मिनट का चिंतन करो कि क्या हुआ। मालूम है तुम्हें 100 में से 98 लोग पछताए हुए मिलेंगे कि अब कभी नहीं करेंगे, आज आखिरी बार था। लेकिन ये आखिरी बार का संकल्प कहां काम आता है
जब फिर आधे घंटे पहले का वो लिखे, 10 बार मास्टरबेशन के आधे घंटे पहले की प्रक्रिया, आपने क्या क्या किया, और मास्टरबेशन हो जाने के बाद 15-20 मिनट का माहौल कि आपके चित्त में क्या था, शांति थी, आराम थी, पछतावा था, क्या था। अगर आप इसको लिखना शुरू करो, मैं गारंटी से कहता हूं ये पूरे देश की युवा चित्त की स्थिति बदल जाएगी, पूरे देश की। क्योंकि मास्टरबेशन, कोई आज की तारीख में ऐसा लड़का नहीं है 18 साल का, मैं 17 साल 11 महीने और 364 दिन नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं फिर अपराधी हो जाऊँगा। 18 साल का कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मास्टरबेशन ना कर रहा हो, और 80% लड़कियाँ कर रही हैं। मैं तो लड़कियों से भी कहूँगा कि तुम भी लिखो, एक शोध करो। मैं ऐसे शोध के संबंध में, अगर आप ये बात नहीं लिखते हैं, हम लोग जो वेबसाइट आगे बनाने वाले हैं उसमें एक जगह डालें कि अपना शोध का लिख के भेज सकते हैं कि क्या उनके साथ हुआ, ताकि 10-20 हज़ार हम पे चिट्ठियाँ आ जाएंगी तो हम ही उसका परिणाम घोषित कर देंगे। एक एनालिसिस होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि इसी तरीके के एनालिसिस हमारे देश में जो लोग घोटाले कर रहे हैं, जो लोग देश को लूट रहे हैं, जो नेता हैं, हमें नेताओं को गाली देने का ही सिर्फ अधिकार नहीं, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा नेता भी बेचारे बड़े शोषित हैं। यहाँ कोई नेता ना सोचे कि मैं उस पर सब फोड़ दूंगा मटकी। भाई लोग, हम तुमसे सहमत हैं। एक नेता बनने के लिए कितनी कुर्बानी देता है। 40-50 लोग खड़े होते हैं चुनाव में, एक जीतता है, यानी कि 40-50 परिवार बर्बाद होते हैं तो एक जीतता है। इतना बड़ा संघर्ष है, और फिर वो जीतता है और तुम तैयार बैठे हो 5 साल बाद बदल देंगे, तो वो 5 साल बेचारा अपना वसूली करता है। तो नेताओं पे भी बहुत चिंतन करेंगे, किसी दिन बलात्कार की जगह नेता चिंतन मुद्दा उठाएंगे, फिर नेताओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन बलात्कार के संबंध में जो मैं कह रहा हूं उस पर सोचना। अब जैसे आपने कहा कि पहले पुरुषों ने स्त्रियों को दबाया, अब स्त्रियां फिर जाग गई अपने फ्रीडम एंड ऑल, अब सिंपैथी भी पुरुष ही दे रहे हैं, और फिर अब ये जो सिचुएशंस बनी है समाज में, तो कहीं ना कहीं जड़ में पुरुष ही पे काम होना चाहिए। मतलब जड़ देखी जाए तो पुरुष पे ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही। देखो, मैंने एक बार तस्लीमा नसरीन के ऊपर एक बात चली थी, तो मैंने कहा था कि किसी भी समाज का जो अच्छा या बुरा पहलू होता है उसका जनक वही होता है जो प्रधान है। प्रधान प्रधान का मतलब जिसकी अनुमति के बगैर काम नहीं हो सकता। प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री, जिसकी अनुमति, जिसके सिग्नेचर से काम होगा। हमारे पूरी सामाजिक व्यवस्था में, और क्योंकि हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था में और पूरे अस्तित्व की कह रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की लगभग कह रहा हूं, उसमें सेक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो स्त्री पुरुष के संबंधों में पुरुष सेक्स प्रधान है, सेक्स प्रधान, उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। स्त्री की अनुमति के बगैर किया जा सकता है, पुरुष की अनुमति के बगैर सेक्स नहीं किया जा सकता। तो पुरुष प्रधान है। तो पहले यह था कि स्त्री को जब पुरुष का भाव बनता था सेक्स करने का, वो सेक्स कर लेता था। ये बहुत प्राचीन समय की बात कह रहा हूं, है ना। ये ब्रह्मा और विष्णु के जन्म से पहले की बातें कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तो तुम्हारे भी 10-20 हजार साल से आए। क्योंकि आदमी वहीं तक मानता है जहां तक उसके पास किताबें, उससे पहले कि वो मानता नहीं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि स्त्री को सेक्स कर लेता था जब चाहे, उसको वो बलात्कार भी नहीं मानती थी, स्त्री नहीं मानती थी। आज भी ऐसा हमारे बिहार साइड में चले जाओ तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्त्रियों का बलात्कार कोई कर देता है तो स्त्री उठती और घर जाके कहती, आज वो ठाकुर को लौंडा छेड़ गो, आई के वो छेड़ गो। वो बलात्कार नहीं कहते, छेड़ गो, तो सिर्फ छेड़ा मानती हैं। तो ऐसे ही एक जमाना था जब स्त्री को पुरुष जब चाहता था तो उसको बलात्कार कर लेता था।
फिर धीरे धीरे समाज की स्थापना हुई, और समाज की स्थापना भी इसी तरीके के पुरुषों ने की जो ये चाहते थे कि स्त्रियों का बराबर बंटवारा हो। क्योंकि फिर ऐसा हुआ, किसी राजा ने हजारों स्त्री रख ली, किसी गरीब को मिली नहीं, तो धीरे धीरे एक आंदोलन खड़ा हुआ, वो भी पुरुषों द्वारा स्त्री के बंटवारे के लिए खड़ा हुआ कि किसी तरीके से हमें मिल जाए। तो ये दूसरा चरण था। पहला चरण था जब चाहते थे कर लेते थे, दूसरा चरण था कि भाई बराबरी बराबरी, तो पुरुष ने ही मांग उठाई। अब ये तीसरी क्यों मांग आई? क्योंकि अब हम सभ्य समाज के बीच आ गए, अब पुलिस है, प्रतिष्ठा है, सब है। अब स्त्री से पूछना पड़ता है क्या आई लव यू, क्या है ना? हाँ वो मतलब इसी तरह। अब वो वाला बात तो कहेंगे नहीं, हम फिर बुरे हो जाएंगे, तो क्या आई लव यू कर सकते हैं? तो वो जो चीज है, अब स्त्री इसके लिए तैयार नहीं है। अब अगर वो कहे मैं जबरदस्ती करूंगा, वो कहे जेल में। अब वो कहे कि शादी, तो शादी का झंझट कौन झेले? तो तीसरा झंझट है, अब स्त्री किसे पसंद करती? तो एक घटना घटी थी आचार्य रजनीश के साथ। जब आचार्य रजनीश कॉलेज में पढ़ाया करते थे, तो कॉलेज में एक बार एक लड़की ने कहा कि आप जो हैं कभी उन लोगों पे भी बोलिए जो लोग लड़की छेड़ते हैं राह चलते। तो ओशो ने कहा कि उससे पहले मुझे उन लड़कियों पे बोलना पड़ेगा जो सच सवर के निकलती। भाई तुम सच सवर के निकली, तो एक लड़का तुम्हें अगर अच्छी लग रही हो कह देता, तो उसमें क्या बुरी बात है? बोलिए कोई बात है? और वो लड़के धक्के मार देते हैं राह चलते, तो आप इन पे क्यों कुछ नहीं बोलते, इन पे कुछ कहिए। तो ओशो ने कहा जो धक्का मार देता है वो तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, वो तुम्हारे साथ आई लव यू करना चाहता है। लेकिन तुम सीधे सीधे निमंत्रण पसंद नहीं करती। तो चालाक पुरुष कैसे निमंत्रण देता है? वो तुम्हें, उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसी पसंद होंगे पुरुष? उन्होंने कहा पुरुष वो जो सभ्यता से बात करे, मैत्री बढ़ाए, धीरे धीरे ठीक है, फिर अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा जो मैत्री बढ़ाएगा धीरे धीरे अच्छा लगेगा, बाद में वो भी वही करेगा जो धक्का मारने वाला कर रहा। लेकिन धक्का मारने वाला बुरा है। तो अब ये जमाना ये आ गया कि एक समय कब्जेदारी करके स्त्री उपलब्ध होती थी, फिर बीच का जमाना आया विवाह करके स्त्री उपलब्ध होती थी, आज वो जमाना आ गया कि स्त्री को लुभाना पड़ता है, और लुभाने में उसे जो अच्छा लग रहा वही कहना पड़ता है। इसीलिए लड़के कह देते हैं आप बहुत सुंदर, मरे मिटते हैं, लैला मजनू की तरह पीछे घूमते हैं, और जहां आई लव यू एक दो बार हो गया वहां फिर थोड़ी ना ज्यादा झंझट करते हैं। थोड़ा समझो, स्त्री ठगी जाती थी, ठगी जाती रही और ठगी जा रही है। अगर कोई सोचती है स्त्री की कोई लड़का बहुत प्यारी प्यारी मखमली बातें करके उसको वो अच्छा कर रहा है, तो मैं ये कह दूं कि ये वही पुरुष है जो एक जमाने में स्त्री का बलात्कार करता था। अब ये बलात्कार के लिए बंदूक और तमंचा लेके नहीं आया, ना ही चाकू लाया, अब ये मीठे मीठे शब्द लाया है। अब ये मीठे मीठे शब्द दिखा के बलात्कार करेगा। हमें बहुत जल्दी इन शैतानों को पहचानना पड़ेगा, और वो पहचान तब हो सकती है, और वो पूरी मनुष्य जाति में एकमात्र घटना है जिसकी हिम्मत आज भी नहीं कर पा रहे लोग, और स्त्रियां भी नहीं कर पा रही। और वो हिम्मत थी स्वयं वर। स्त्री को ही उसके वर चुनने का अधिकार दिया जाना। वो जिसके साथ जाना चाहे जा सके, जिसके साथ रहना चाहे रह सके। ये हमारा समाज आज भी नहीं कर पाया। जिस दिन ये होगा कि स्त्री के हाथ में स्वयंवर की बात आएगी, तो वो स्वयंवर पुरुष के चालूपने पे नहीं होगा, फिर वो पुरुष की सामर्थ्य पे होगा। कोई स्त्री अच्छे धनुषर को पसंद करेगी, कोई अच्छे सिंगर को पसंद करेगी। लेकिन ये जमाना जब आएगा, जो आज की स्थिति में अगर सोचो कि स्वयंवर आ जाए, आज मैं कह रहा हूं कि स्वयंवर आ गया, तो ऋतिक रोशन से 2000 लड़कियां शादी करेंगी। असमानता इससे भी आ सकती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो ये भी नहीं है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज के जमाने में
अगर हम इसको लागू कर दें तो कहीं ना कहीं ये समस्या हो जाएगी। ये उपचार तो तब से ही करना चाहिए था जब से इसकी जरूरत थी। ये सनातन काल से ही हो सकता था, लेकिन आज की स्थितियों में मेरा मानना है कि अब हमें कानूनी रूप से ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि प्रेम की खिलाफत करने वाला ही अपराध की श्रेणी में लाया जाए। प्रेम को पूरे तरीके से सिक्योरिटी दी जाने की जरूरत है। हम पहले शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, तो हम ये कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत जरूरतें हैं। इंसान ने रोटी बहुत कमाई, लेकिन फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। कारण सिर्फ ये कि उन तक रोटी पहुंचने के लिए जो नेता, जो सरकारी कर्मचारी या जो लोग बैठे हैं, वो लोगों के दिल नहीं अच्छे हैं, उनके हृदय पवित्र नहीं है। फिर दूसरी तरफ कपड़ा बहुत है। कपड़ा इतना है कि हर घर की अलमारियां भरी हुई हैं, फिर भी लगता है अलमारी खोलो तो पहने कौन सा। ये सोच वो है जो अभी भी दूसरे की अटेंशन लेना चाहती है। इसका मतलब है दूसरे की अटेंशन की चाह है, तो अभी इसने भी प्रेम को जाना नहीं। जो सही में प्रेम को जान लेता है, उसकी दूसरे की अटेंशन की चीज खत्म हो जाती। दूसरा अटेंशन दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। और तीसरा मकान का होता है। मकान हमारे देश में इतने हैं, इतने खाली पड़े हैं ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट की वजह से, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनके अपने मकान भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार भी वो सिस्टम है जिनके दिल में वो सॉफ्टनेस नहीं है जो होनी चाहिए थी। तीनों ही चीजों में एक बात सिद्ध होती है, इंसानियत की कमी खो गई। हमने तीन चीजें तो बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन इंसानियत की बात करोगे तो प्रेम की बात होगी। एक लड़का एक लड़की से जब मिलने जाता है, विश्वास मानना कभी लड़ता नहीं किसी से। घर वालों से मिलने के लिए तो लड़ लेता है, मुझे मिलने जाना है, रास्ते पे लड़ाई नहीं करता है। रिक्शे वाले को भी 10 की जगह 20 दे देता है। किसी दुकान पे जाए आइसक्रीम खाने, तो लड़की को जो खिलाता है वो बहस भी नहीं करता, पूरे पैसे देता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पूरे देश की बहुत बड़ी व्यवस्था तो प्रेम की वजह से चल रही, लेकिन प्रेम को ही सम्मान नहीं। मेरा मानना है इंसान की 4 जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरत: रोटी, कपड़ा, मकान और प्रेम। और इनमें आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है प्रेम। यदि हम प्रेम सही से लोगों को दे पाएँ, मिल पाए, तो बाकी की 3 चीज़ें भी सही से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। और हजारों सालों से जो हम तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके भी नहीं कर पाए, वो हम आसानी से कर सकते हैं। और प्रेम ही किसी भी समस्या का समाधान है, दूसरी और कोई चीज़ नहीं है, चाहे बात कितनी कर लो। धर्म की बात करने बैठूं तो मैं कह सकता हूं प्रेम के मार्ग से जितने उपलब्ध हुए उतने कभी और किसी मार्ग से नहीं हुए। ध्यान की बात कर लूं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, ध्यान की एक परिभाषा बताई जाती है कि अपने साथ प्रेमपूर्ण होना ध्यान और दूसरे के साथ ध्यान में होना प्रेम। तो मैं कह सकता हूं दूसरे के साथ लोग बहुत प्रेम में जाना चाहते हैं, अपने साथ हो जाने वालों की संख्या आज भी कम है। और यहां तक कह दूं कि जो ध्यान की बातें करते हैं, बहुत बार कह चुका हूं, मैंने ऐसे हजारों प्रेमी देखे जो संग बैठे हों तो कभी नहीं कहते कि यार ध्यान करने जाना है, हम चले, ऐसा नहीं कहते। लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों सन्यासियों को जानता हूं तो ध्यान करके उठे और 10 मिनट बाद अपनी प्रेमिका को फोन लगा के, और जी कैसे हो, परमात्मा गया साइड। प्रेम 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 और मात्र प्रेम ही है जो समस्या का समाधान है। इस विषय पे और कोई बात कहनी हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बात कर सकता है। हाँ बोले। बोले, आप बोले।
कि जैसे हमारा विषय था बलात्कार। बलात्कार। तो अगर हर इंसान को प्रेम उपलब्ध हो जाए सहजता से, तो उसकी जो ये मानसिक स्थिति पहुंच जाता है बलात्कार का, वो होना ही बंद हो जाएगा। ऐसा प्रेम के द्वारा संभव है। देखो, निश्चित ही अभी तुम जिस प्रेम को जानते हो, जिसको समाज में जाना जा रहा है, वो प्रेम निश्चित ही ऐसी स्थिति कभी नहीं लाता कि बलात्कार बंद हो जाए। लेकिन तुम्हारे जगत में ज्यादातर अगर तुम बलात्कारों की केसों पे स्टडी करोगे तो 10% बलात्कार तो प्रेम संबंधों में होते हैं। मैं उस प्रेम संबंध की बात कर रहा हूं जिस प्रेम संबंध में किसी भी तरीके की झूठ, छुपापनी और सब चीजें ना हो। जब प्रेम इस स्तर पे होता है, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो पारिवारिक, चाहे वो किसी स्तर पे, कि उसमें झूठ शामिल ना हो, प्रेम का सम्मान हो, तो निश्चित ही प्रेम फिर खेल के ऐसी जगह पहुंच सकता है जहां बलात्कार नहीं होंगे। लेकिन अभी जो समाज में है, इस प्रेम पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ेगी। प्रेम की सारी गंदगी का सिर्फ एक कारण है, और वो है डिवाइडिंग माइंड। हमने प्रेम को प्राइवेसी बना दिया, जबकि प्रेम अफेयर होता है। अफेयर का मतलब चर्चा, प्राइवेसी का मतलब छुपाया जाना। तो प्राइवेसी प्रेम नहीं है, अफेयर प्रेम है। अफेयर वाला प्रेम निश्चित ही एक दिन ऐसा हो सकता है।